Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. आज के वीडियो लेक्चर में हमने समझना है यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि जर्मनी की यूनिफिकेशन किस तरह से हो जाती है। पहले जो जर्मनी को यूनिफाई करने का जो इनिशिएटिव लिया गया था लिबरल मिडिल क्लास ऑफ द जर्मन्स के ज़रिए लिया गया था। उन्होंने एक जनरल नेशनल असम्बली वहाँ पर इलेक्ट की थी एंड फाइनली उनका जो इनिशिएटिव था उसको वहाँ पर रिप्रेस किया गया एंड फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो लिबरल इनिशिएटिव लिया गया था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए वो वहाँ पर फेल हो जाता है। लेकिन बाय द कोर्स ऑफ टाइम वहाँ पर ये जो साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन था ये मोनार्क्स को समझ आया था कि अब ये रुकने वाला नहीं है, तो उन्होंने ही मोनार्क के ज़रिए ही इनिशिएटिव अब लिया जाता है कि जर्मनी को यूनिफाई किया जाए सो दैट टू प्रमोट द स्टेट पावर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू गेट डोमिनेशन ऑन द होल ऑफ यूरोप और द मोस्ट टेरिटरीज ऑफ द यूरोप। तो इस तरह से अब कंजर्वेटिव रिजीम के ज़रिए ही फिर हमने लास्ट पर पढ़ा था कि वहाँ पर कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाती है फाइनली, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो काइसर विलियम होता है उसी को प्रोक्लेम किया जाता है द फर्स्ट एम्परर ऑफ द यूनाइटेड जर्मनी आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन। तो इसी तरह से आज के वीडियो लेक्चर में भी हमने समझना है कि जिस तरह से जर्मनी फ्रेगमेंटेड था डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स में, इसी तरह से जो इटली है इट हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, तो ये भी डिफरेंट हिस्सों में बटा हुआ था। आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इटली की कहानी ही भी वैसी है जैसे जर्मनी डिफरेंट रीजन्स में बटा हुआ था, इसी तरह से जो इटली था ये भी डिफरेंट रीजन्स में बटा हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास जो ये पॉलिटिकल मैप है इसके ज़रिए हमें समझ आ सकता है कि ये जो इटली है इट हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। तो during the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only Sardinia Piedmont was ruled by an Italian princely house। तो middle of 19th century के वक्त में कहा जाता है कि ये जो whole of Italy था it was divided into 7 states, 7 रीजन्स में बटा हुआ था। इन 7 रीजन्स में जो रूलर्स थे एक्सेप्ट सार्दिना पैडामाउंट, वहां पर अपना रूलर था, इटली का खुद का रूलर था। बाकी जो स्टेट्स थी, बाकी जो इटालियन रीजन्स थे वहाँ पर एलियन रूलर्स थे। डैट मीन्स कि वहाँ पर इटली के खुद के रूलर्स नहीं थे। इसमें ये जो रीजन है और ये जो रीजन है ये है सार्दिनिया पैडामाउंट, और यहाँ पर इटली का खुद का रूलर है। Northern part of this Italy था it was under the control of the Austrian Habsburg Empire। और इसी तरह से जो इटली था it was divided into different states। The southern region was under the dominance of the Bourbon kings of Spain। और ये जो इसी इटली का जो साउथर्न पार्ट है इट इज़ अंडर द, ये जो इसी इटली का जो साउथर्न रीजन है ये अंडर द डोमिनेंस ऑफ द बोर्बन किंग्स ऑफ स्पेन है। तो इसका मतलब है कि जो इटली है it has been divided into different units and among all these units only one part that is this सार्दिनिया पैडामाउंट, वहाँ पर ही इटली का खुद का रूलर है। बाकी जो स्टेट्स हैं या जो ऑस्ट्रियन एम्पायर हैं यहाँ पर जो साउथर्न पार्ट हैं, इसी तरह से जो सेंट्रल पार्ट हैं, यहाँ पर पोप रूल कर रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इटली है इट हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूनिट्स और डिफरेंट टेरिटरीज एंड अंडर द डोमिनेंस ऑफ डिफरेंट रूलर्स। Even the Italian language has not acquired one common form and had still many local and regional variations। और अगरचे ये जो इटालियन रीजन है अगर ये डिफरेंट रीजन्स में हैं लेकिन ये इटली के ही पार्ट्स कहलाते हैं, ये इटली के ही रीजन कहलाते हैं, लेकिन बाय द डोमिनेंस ऑफ डिफरेंट रूलर्स और बाय द डोमिनेंस ऑफ एलियन रूलर्स जो इटली की लोकल लैंग्वेज थी, जो इटली की प्योर लैंग्वेज थी, वो जो लैंग्वेज थी इसमें से बहुत ज़्यादा डायलैक्टिकल वेरिएशन आई है, इसमें से बहुत ज़्यादा रीजनल वेरिएशन आई है, वाया मिक्सचर हुई है इनकी लैंग्वेज। इसका मतलब है कि जो एक यूनिफॉर्मनेस, जो एक यूनिकनेस इटलियन लैंग्वेज की हुआ करती थी वो लैंग्वेज अब यहाँ पर नहीं रही है, क्योंकि इन पर डिफरेंट रीजन्स के जो इन पर डिफरेंट रूलर्स रूल कर रहे हैं। और इसी के ज़रिए हम ये कहेंगे कि रीजनलिज्म को इनकरेज किया जाता था और जो
नेशनल डायलेक्ट जो लैंग्वेज ऑफ इटली थी दैट वाज इटली, उसकी एक कॉमन शेप, उसकी एक कॉमन फॉर्म वहाँ पर देखने को नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि इटली की भी यही हिस्ट्री है, ये भी पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था डिफरेंट पार्ट्स में। और में से कहा जाता है कि ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ये जो इटली था इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, और इन 7 स्टेट्स में से ही एक ही पार्ट था जो ये सारदान या पेडीमाउंट था, यहाँ पर ही इसका लोकल इटालियन रूलर रूल कर रहा था। ये जो नॉर्थर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन था इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द हैब्सबर्ग एम्पायर, इसी तरह से जो साउथर्न पार्ट था इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द बोर्बन किंग्स ऑफ द स्पेन। एंड फाइनली जो होल ऑफ इटली था इसकी जो लैंग्वेज थी इटालियन, इसमें डिफरेंट डायलैक्टिकल वेरिएशन आई थी क्योंकि इसमें रीजनलिज्म को इनकरेज किया गया था, और इसी तरह से रीजनल डायलैक्ट्स को ही इनकरेज किया गया था। जो इनकी लोकल लैंग्वेज थी इटालियन, जो इनकी एक नेशनल लैंग्वेज थी इटालियन, जिसके ज़रिए से कलेक्टिव आइडेंटिटी इनको आनी चाहिए थी, उस वो जो इटालियन लैंग्वेज थी उसमें से बहुत ज़्यादा डायलैक्टिकल वेरिएशंस देखने को मिल रही थी। इन सभी सिचुएशंस के बावजूद अब क्वेश्चन अराइज होता है कि किस तरह से ये जो इटली है इसको यूनिफाई किया जाता है। ड्यूरिंग द 1830s यूसीपी मिज़िनी हैड सॉट टू पुट टुगेदर ए कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर ए यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक की हमने पढ़ा था कि 1830s के दौरान एक रेवोल्यूशनरी था, इसका नाम था यूसीपी मिज़िनी। इसने एक स्टेप लिया था, इसने एक कदम उठाया था कि एक वो कदम उठाया जाए जिसके ज़रिए से जो यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक है ये एग्जिस्टेंस में आ जाए। लेकिन फॉर दिस पर्पज ही हैड आल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स, और अपने इन सभी गोल्स को पूरा करने के लिए इसने एक सीक्रेट सोसाइटी को भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था, जिसे हमने पढ़ा था यंग इटली के नाम से जानते हैं। लेकिन सभी जो गोल्स थे यूसीपी मिज़िनी के वो यहाँ पर फेल होते दिख रहे थे, क्योंकि सभी जो रिवोल्यूशनरी अटेम्प्ट था उसको कंजर्वेटिव रिजीम के ज़रिए यहाँ पर सप्रेस किया जाता है। लेकिन इन द लॉन्ग रन हम ये कहेंगे कि जो फाउंडेशन स्टोन फॉर इटली लेकिन इन द लॉन्ग रन हम कह सकते हैं कि जो फाउंडेशन स्टोन फॉर द इटालियन यूनिफिकेशन यहाँ पर डाली जाती हैं वो यूसीपी मिज़िनी के ज़रिए ही डाली जाती हैं। The failure of the revolutionary uprising both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on the Sardinia Piedmont under its ruler Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war। तो अब जब हर एक कोशिश नाकाम हो जाती थी तो अब इसी तरह से यहाँ पर जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी पूरे इटली को यूनिफाई करने की, यहाँ पर जो एक स्टेट थी जो सारदानिया पेडीमाउंट के नाम से हम जानते हैं, जहाँ पर इटली का खुद का रूलर था विक्टर एम्यूनल सेकंड, पर ही रेस्पॉन्सिबल आ जाती हैं टू यूनिफाई द होल ऑफ द इटालियन स्टेट्स एंड कंप्लीट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यहाँ पर हमने क्या समझा कि पहले एक कोशिश 1830s के दौरान की गई थी यूसीपी मिज़िनी के ज़रिए, जिसके ज़रिए से कोशिश की गई थी कि यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक एग्जिस्टेंस में आना चाहिए, और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए इसने एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी जिसे हमने यंग इटली के नाम से पढ़ा था अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। लेकिन इनके जो अटैम्प्ट थे यूनिफिकेशन के वो यहाँ पर फेल हो जाते हैं। लेकिन बाय द कोर्स ऑफ टाइम अब जो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि जो रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग थी 1831 में या 1848 में, वो सब फेल हुए थे, और सभी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी यूनिफिकेशन इटली की अब वो सारदानिया पेडीमाउंट का जो रूलर था इसका नाम था विक्टर एम्यूनल सेकंड, इस पर ही आ जाती हैं टू यूनिफाई द होल ऑफ द इटली इनटू ए यूनाइटेड इटली। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है हाउ एंड वाई वुड द किंग विक्टर एम्यूनल सेकंड यूनिफाई द स्टेट्स, किस तरह से करेगा ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली और क्यों करेगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब जो ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली की जाती है ये कैसे की जाती है, इसका आंसर हमारे पास यहाँ पर है। ये की जाती है विद द हेल्प ऑफ कैवियर एंड द गैरिबाल्डी। ये जो कैवियर था ही वॉज नॉट ए रिवोल्यूशनरी बट ही वॉज ए चीफ मिनिस्टर। ये जो गैरिबाल्डी था ही वॉज ए टॉप सोल्जर ऑफ द विक्टर एम्यूनल सेकंड। तो ये होता है क्वेश्चन कैसे किया जाएगा और क्यों किया जाएगा, इसका आंसर हमारे पास यहाँ पर है कि क्योंकि कंजर्वेटिव इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलीट ऑफ द रीजन ए यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम ए पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। क्योंकि जो ये रूलिंग एलीट था, ये जो कंजर्वेटिव रिजीम था, ये जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी थी, ये जो कंजर्वेटिव सोच थी, ये जो कंजर्वेटिव क्लास था इस इटली में, इनके हिसाब से जब पूरे इटली को यूनिफाई किया जाएगा इसके
जिसके ज़रिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। जो भी रेस्ट्रिक्शंस थी, जो भी ट्रेड बैरियर्स थे, जो भी रेस्ट्रिक्शंस थी वाया दिस रीजन सिस्टम और वाया दिस स्टेट सिस्टम, उसको ख़त्म करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाएगी, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सभी रीजन्स पर पॉलिटिकल डोमिनेंस आ जाएगी कि ये जो विक्टर एम्यूनल सेकंड था, इसके हिसाब से हम पॉलिटिकल डोमिनेंस कर सकते हैं। किस पर? पूरे इटली पर। दैट मीन्स कि यूनिफाई करने के बाद एक तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चांस मिलेगा, हमारे पूरी स्टेट में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है हम पूरी इटली को पॉलिटिकली डोमिनेट कर सकते। इसका मतलब है कि जो रूल है वो हमारे पास रहेगा। These are the three leaders who are associated with the unification of this Italy. यहाँ पर हैं कैवियर, ये हैं गरीबाल्डी और ये हैं ग्यूसिपी मेज़िनी। These are the three leaders who are associated with the unification of Italy. अब हम यहाँ पर समझेंगे कि जो कंट्रीब्यूशन ऑफ चीफ मिनिस्टर कैवियर था, किस तरह से कैवियर ने यहाँ पर यूनिफिकेशन स्टार्ट की, या किस रीजन को यहाँ पर कैवियर ने यूनिफाई की। चीफ मिनिस्टर कैवियर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वाज नाइदर ए रिवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट। यहाँ पर हमने पहले ये समझना है कि यहाँ पर यूनिफिकेशन की जाएगी या तो एक रिवोल्यूशनरी के जरिए की जाएगी या तो एक डेमोक्रेट के जरिए की जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो कैवियर था, ही वाज नाइदर ए डेमोक्रेट नॉर ही वाज ए रिवोल्यूशनरी। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये था कि इसको इटालियन नेशन के लिए या इटालियन नेशन के साथ कोई हमदर्दी यहाँ पर नहीं थी। तो इसने विक्टर एम्यूनल ने कहा कि हमने ये करना है, तो इसने यहाँ पर ऑर्डर्स को फॉलो किया। लाइक मैनी अदर वेल्थी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन इलाइट, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से वहाँ पर वेल्दी क्लास था, एजुकेटेड क्लास था, जो इटालियन इलीट क्लास कहलाता था, वो जिस तरह से उनको इटली से इटालियन लैंग्वेज से ज़्यादा फ्रेंच आती थी, इसी तरह से जो ये कैवियर था ये भी इटालियन लैंग्वेज से ज़्यादा फ्रेंच ही जानता था। इसका मतलब ये था कि इसको कोई भी यहाँ पर हमदर्दी इटली की नहीं थी। यहाँ पर इसने यूनिफिकेशन का कदम क्यों उठाया था? क्योंकि विक्टर एम्यूनल जो था ये उनका चीफ मिनिस्टर था और उन्होंने इनको ऑर्डर किया और इसने ऑर्डर की यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की। Through a tactful diplomatic alliances with the France engineered by Cavier, Sardina Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. तो ये जो कैवियर होता है, डिप्लोमेटिक अलाइनेसेस विद फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक अलाइनेस बढ़ाता है, एंड फाइनली यहाँ पर इसकी खुद की इंजीनियरिंग, इसकी खुद की टैक्टिक डिप्लोमेसी के जरिए ये जो सार्डिनिया पिएडमोंट हैं ये फाइनली डिफीट देने में कामयाब होता है। ये जो ऑस्ट्रियन फोर्सेस हैं इनको 1859 में डिफीट दी जाती है और यूनिफाई किया जाता है इटली के साथ। इसका मतलब हुआ कि जो कैवियर था इसको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी गई थी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी इसने यहाँ पर पूरी की। तो एक बार हम फिर कोशिश करेंगे इसको समझने की। कैवियर की कंट्रीब्यूशन क्या थी? कैवियर जो था ही वाज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द विक्टर एम्यूनल सेकंड, ही वाज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। एंड फाइनली जिस तरह से बाकी जो एलीट कम्युनिटी ऑफ इटली थी उनको जिस तरह से फ्रेंच लैंग्वेज बेहतर आती थी इटालियन से, तो इसी तरह से इसके पास भी कोई हमदर्दी सार्डिनिया पिएडमोंट या हम ये कहेंगे इसके पास भी कोई हमदर्दी इटली यूनिफिकेशन से नहीं थी। तो इसने ऑर्डर्स को इसको विक्टर एम्यूनल ने ऑर्डर्स दिए एंड फाइनली इसने उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया। तो फाइनली थ्रू टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलाइनेसेस विद द फ्रांस इसने यहाँ पर फाइनली डिफीट दी यहाँ पर ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में, और इसने यहाँ पर यूनिफिकेशन का जो कदम था वो यहाँ से स्टार्ट किया। अब हमने समझना है कि क्या कंट्रीब्यूशन थी ग्यूसिपी गैरिबाल्डी। ग्यूसिपी गैरिबाल्डी वाज द टॉप सोल्जर ऑफ द विक्टर एम्यूनल सेकंड। तो a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi fought for the unification of the southern part of the Italy। और ये जो southern part of Italy था जो यहाँ पर टू सिसिलीज के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर जो स्पेनिश रूलर्स थे वो रूल कर रही थी। और फाइनली ये जो टॉप सोल्जर था इसका नाम था गिउसेप्पे गैरिबाल्डी, ये यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है 1860 में। दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली and kingdom of the two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out of the Spanish rulers। तो हमने ये समझा था कि जो peasants थे वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स का सामना वो कर रहे थे, और फाइनली जब ग्यूसेप्पे गैरिबाल्डी यहाँ पर इन
रीजन्स को यहाँ पर फ्री करने आया था, तो उन लोकल पीजेंट्स ने गिरिबाल्डी को सपोर्ट किया एंड फाइनली ये जो 1860 का वक्त होता है, गिरिबाल्डी सक्सेसफुल हो जाता है ये जो स्पेनिश रूलर्स थे उनको यहाँ पर निकालने में। एंड फाइनली लास्ट इसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि ये जो साउथर्न पार्ट ऑफ दिस इटली था इसको यूनिफाई किया जाता है इटली के साथ एंड फाइनली यहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ इटली को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। उसके बाद जो सेंटर पार्ट इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पोप, पेपल स्टेट्स के नाम से यहाँ जाना जाता है, पेपल स्टेट्स के नाम से जाना जाता है और इस पेपल स्टेट को भी विद द कोर्स ऑफ टाइम यूनिफाई किया जाता है विद द होल ऑफ इटली। तो इन 1861 द विक्टर एम्यूनल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली। तो इसी तरह से 1861 में क्या होता है कि जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली है वो कंप्लीट हो जाती है और विक्टर एम्यूनल सेकंड जो होता है उसे प्रोक्लेम किया जाता है किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली। तो ये इटली की यूनिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन ऑफ गिरिबाल्डी थी वो क्या थी, तो ये जो गरिबाल्डी थी इसके साथ बहुत ज़्यादा तादाद में रिवोल्यूशनरीज़ यहाँ पर इसके साथ बहुत ज़्यादा तादाद में आर्मड वॉलंटियर्स आई थी और जिन्होंने चाहा था कि हम जो साउथर्न पार्ट ऑफ इटली है इसको यूनिफाई करेंगे। एंड फाइनली 1860 में यहाँ पर ये साउथ की तरफ मूव करता है। वहाँ पर जो टू सिसिलीज़ होता है, एक टेरिटरी होती है, टू सिसिलीज़ के नाम से टेरिटरी होती हैं जिस पर स्पेनिश रूलर्स का कंट्रोल होता है। लोकल पीजेंट्स की मदद वहाँ पर ली जाती है। जो लोकल पीजेंट्स बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स का सामना कर रहे थे, वहाँ पर फाइनली उनकी मदद से वहाँ पर जो स्पेनिश रूलर्स थे उनको डिफीट दी जाती हैं और साउथर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन को भी यूनिफाई किया जाता है इटली की। सो विद द कोर्स ऑफ टाइम सेंट्रल पार्ट जो अंडर द कंट्रोल ऑफ द पोप था उसको भी विद द कोर्स ऑफ टाइम यूनिफाई किया जाता है इटली से। इस तरह से 1861 में जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली है वो कंप्लीट हो जाती है और विक्टर एम्यूनल सेकंड को प्रोक्लेम किया जाता है द फर्स्ट एम्पेयर ऑफ द यूनाइटेड इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली हमने समझा कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो जाती है। तो अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि मेकिंग ऑफ द इटली की सूरत हाल क्या थी, कि जिन टेरिटरीज को यूनिफाई किया गया वहाँ के लोग क्या थे, क्या उन्होंने लिबरल आइडियोलॉजी, ये जो आइडियोलॉजी थी, ये जो यूनिफिकेशन की जो प्रोसेस थी, क्या उन्होंने इसका सपोर्ट दिया था या नहीं दिया था। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। Much of the Italian population, among whom rates of illiteracy were very high, remained blissfully unaware of the liberal nationalist ideology। तो यहाँ पर ये है कि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इटालियन पॉपुलेशन थी, इनमें से ज़्यादातर वो लोग थे जो इलिटरेट थे, जिनमें रेट्स ऑफ इलिटरेसी बहुत ज़्यादा हाई थी और उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जो नेशनल आइडियोलॉजी है, ये जो लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है उनको ये सोच उन तक अभी तक नहीं पहुंची थी। और यहाँ पर किस तरह से लोग अनअवेयर थे ये हमें इस कमेंट को पढ़ने के बाद सही तरह से समझ आएगा। द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गिरिबाल्डी इन द साउथर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटलिया। ये जो पीजेंट मासेस थे, अभी हमने समझा कि जो साउथर्न पार्ट के जो टू सिसिलीज के जो पीजेंट्स थे जिनका सपोर्ट गिरिबाल्डी को मिला था, फाइनली वो सक्सेसफुल हुए थे वहाँ पर जो स्पेनिश रूलर्स थे उनको वहाँ पर भगाने में। तो फाइनली ये जो लोग थे इन्होंने कभी इटलिया का नाम सुना ही नहीं था। इसका मतलब था इनको पता ही नहीं था कि हमारी कंट्री का नाम क्या है, हम किस कंट्री के नेशनल्स हैं। इस तरह से यहाँ पर ये इलिटरेसी थी, इस तरह से यहाँ पर इग्नोरेंस थी। और इनको लग रहा था कि जब ये नाराबाजी कर रही थी, जब ये यहाँ पर चिल्ला रही थी, फॉर एग्जांपल अब ये अपने देश का नाम ले रही थी कि इटली जिंदाबाद, इटली जिंदाबाद, फॉर एग्जांपल ला तालिया के नाम से नारे दिए जाते थे। तो इनको ये भी नहीं पता था कि ला तालिया होता क्या है। तो इनको लग रहा था कि जो हमारा अब नया हुक्मरान है उसकी बीवी के लिए हम ये नारे दे रहे हैं। तो विक्टर एम्यूनल सेकंड है, इसकी वाइफ का नाम है ला तालिया और इसलिए ला तालिया हम यहाँ पर नाराबाजी कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा हुक्मरान है उसकी बीवी का नाम है ला तालिया, तो उसके ही हक में हम ये नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये जो विक्टर एम्यूनल साहब थे ये खुद परेशान थे कि हमारी ये वाली कौन सी वाइफ है जो हमें अभी तक मिली ही नहीं है। तो समझने का मकसद ये है कि ये अ लॉट ऑफ इग्नोरेंस थी, अ लॉट ऑफ इलिटरेसी थी कि जो लोकल पीजेंट्स थे उनको ये भी पता नहीं था कि हमारे देश का नाम क्या है। तो फाइनली यहाँ पर जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली है वो कंप्लीट की जाती हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के बाद हमने समझना है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, कि ब्रिटेन एज ए नेशन स्टेट किस तरह से क्रिएट हो
जाता है। इसमें वर्ड आया है स्ट्रेंज के सब रिटन, तो क्या इसमें स्ट्रेंज है ये हम पढ़ेंगे दूसरे वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।